नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के कुछ ऐसे बाहुबली नेताओं के बारे में जिनकी पूरी पकड़ क्राइम की दुनिया के साथ साथ पॉलिटिक्स की दुनिया में भी रही है। तो दोस्तों, जो लोग यूपी में रहते हैं उनको तो पता है कि बाहुबली नेता कौन होते हैं, लेकिन जो यूपी के आसपास के राज्य में रहते हैं उनको सही से नहीं पता कि बाहुबली नेता कौन होते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे नेता है जिन्होंने इतने क्राइम किए हैं कि जज भी इनसे डरते हैं। मतलब इनका केस जब जजों के पास आता है तो कुछ जज ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं इनका केस लेने से। साथ ही साथ अगर ये गलती से जेल में भी चले जाते हैं तो भी वहां पे भी उनका ही राज चलता है, उनकी पूरी दुनिया एक अलग चलती है और जेल में ही रह के ये अपनी पूरी गैंग को कंट्रोल करते हैं और ऐसे ऐसे क्राइम करते हैं जेल में रह के कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अतीक अहमद के बारे में। इनका नाम आप लोगों ने न्यूज चैनलों में जरूर सुना होगा क्योंकि आजकल इनकी ही चर्चा चल रही है। पूरी कहानी क्या है, कैसे है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी अगर आप न्यूज देखते हैं। बाकी मैं आपको इनकी हिस्ट्री बता देता हूं कि कैसे ये यहां तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले 17 वर्ष की आयु में इनके ऊपर एक मर्डर का आरोप लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके ये क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ते रहे क्योंकि एक बार इनके ऊपर मर्डर का चार्ज तो लग ही गया था, तो ये छोटे मोटे और भी कांड करने लग गए, जैसे फिरौती मांगना, शराब के ठेके चलाना और दूसरे तरीकों से और चोरी करना और बहुत सारे ऐसे कांड थे जो ये करते। के बाद जब इनको लगने लगा कि ऐसे में पुलिस उनको पकड़ सकती है तो उसके लिए उनको पावर की जरूरत है, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। इन्होंने 1989 में पहली बार इलाहाबाद से चुनाव लड़ा एमएलए के लिए और उसके बाद 1989 से लेकर 2004 तक ये लगातार चुनाव जीतते रहे और ये इलाहाबाद से विधायक बनते रहे। और फिर 2004 में इन्होंने सोचा क्यों ना अपने आप को थोड़ा अपग्रेड किया जाए और फिर इन्होंने एमपी के लिए मतलब सांसद के लिए चुनाव लड़ा। 2004 में इन्होंने फूलपुर से चुनाव लड़ा विधायक के लिए और वहां से वो जीत भी गए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है या तो इंसान विधायक रह सकता है या सांसद रह सकता है। तो जब ये सांसद बन गए तो इनको विधायक के लिए विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर इसके बाद क्योंकि वो पद खाली हो गया विधायक का तो वहां पे दोबारा उपचुनाव हुआ। तो जब उपचुनाव हुआ तो इन्होंने सोचा कि जहां पे इन्होंने कई सालों तक राज किया है विधायक के पद के रूप में, वहां से ये क्यों ना अपने किसी फैमिली मेंबर को खड़ा कर दे। तो वहां से उन्होंने अपने भाई को खड़ा किया और उनके सामने जो नेता था वो बीएसपी का एक नेता था जिसका नाम राजू पाल था, जो कि पहले इन्हीं की ही गैंग में था, बाद में अलग हो गया। और फिर क्या होता, जब चुनाव होता है तो जो बीएसपी का नेता था राजूपाल वो वहां से जीत जाता है और इस बात को लेके अतीक अहमद को बहुत बुरा लगता है कि कैसे वो वहां से जीत गया। और फिर इस बाद राजूपाल की हत्या हो जाती है जिनमें अतीक अहमद का नाम आता है कि इन्होंने ही हत्या करवाई है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके और भी कई सारी हत्याएं होती हैं और इनका नाम जुड़ता जाता है और ये धीरे धीरे करके बाहुबली नेता बन जाते हैं। उसके बाद फिर मायावती की सरकार आती है और क्योंकि जो राजूपाल था वो मायावती की सरकार से था तो मायावती की सरकार इनके ऊपर शिकंजा कसने लग जाती है, इनको जेल भेज देती है, इनके जो प्रॉपर्टी थी उनको जब्त कर लेती है और फिर कई सालों तक ये जेल में रहते हैं। तो दोस्तों, जब राजूपाल की हत्या हुई थी तो उसका एक गवाह था उमेश पाल। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने जेल में ही रह के सोचा क्यों ना उमेश पाल का मर्डर करवा दिया जाए ताकि ये राजूपाल के मर्डर केस से बाहर हो जाए। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, उमेश पाल का मर्डर करवा दिया जिसकी आपने यूट्यूब पे या अलग अलग वीडियो जरूर देखा होगा और न्यूज में इसी सारी चीज के ऊपर आजकल बात हो रही है। इसके बाद आपको पता है कोर्ट ने इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो दोस्तों, ये रही अतीक अहमद की कहानी। ये किस तरीके से पॉलिटिक्स में आए, किस तरीके से ये बाहुबली नेता बने और किस तरीके से ये अभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। मैं मानता हूं मेरी वीडियो में कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां, बट अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं अपनी इन कमियों को और सुधारूंगा और अच्छा करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बारे में। तो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, जो बाहुबली नेता होते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना खास अच्छा नहीं होता, इतना साफ सुथरा नहीं होता, लेकिन जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है ये काफी अच्छा, काफी बेहतरीन रहा है। जैसे कि जो मुख्तार अंसारी के दादाजी हैं मुख्तार अहमद अंसारी, ये भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ चुके हैं। ये महात्मा गांधी जी के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में ये लड़े थे। तो दोस्तों, जो इनके नाना जी थे ब्रिगेडियर उस्मान, इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके थे, जैसे महावीर परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया जा चुका था। तो दोस्तों, इसके अलावा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान के लोगों ने इनको ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको आर्मी में जनरल बना देंगे, लेकिन इनके नाना जी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और इंडिया में रहना ही उन्होंने चूज किया। तो दोस्तों, मुख्तार अंसारी के जो पिता थे सुभान अल्लाह अंसारी, वो भी काफी नामचीन व्यक्ति थे। उनका
भी काफी आसपास के एरिया में काफी इज्जत थी, काफी दबदबा था। दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि मुख्तार अंसारी बाहुबली नेता कैसे बने, क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड तो काफी अच्छा रहा है। तो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी एक साथ ही किसी बड़े क्राइम में शामिल नहीं होता। पहले वो छोटे छोटे क्राइम करता है, धीरे धीरे करके अचानक वो कोई बड़ा क्राइम कर देता है, उसके बाद उसका नाम बाहुबली के तौर पे सामने आ जाता है। जो मुख्तार अंसारी के पिताजी थे सुभान अल्लाह अंसारी, उनकी बहस हो जाती है सच्चिदानंद राय से, वो भी एक बाहुबली नेता थे। उसके बाद जब मुख्तार अंसारी को ये बात पता लगती है तो वो सच्चिदानंद राय के घर पे जाते हैं और वहां पे उनको गोली मार के आ जाते हैं, उनको जान से मार देते हैं। उसके बाद वो और भी कई सारे क्राइम करते हैं, जैसे एक रंजीत सिंह मर्डर केस इनके ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों उसके बाद इनके ऊपर ये केस चलने लग जाता है और फिर 2005 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2005 से लेकर अब तक ये जेल में ही बंद है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूपी के तीसरे बाहुबली नेता राजा भैया के बारे में। तो दोस्तों अगर यूपी के बाहुबलियों के बारे में बात की जा रही है तो और राजा भैया का नाम ना आए तो ये हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों भद्री रियासत में राजा भैया का जन्म हुआ था और जो इनके पिता का नाम था उदय प्रताप सिंह। आसपास के इलाकों में इनके पिता की काफी इज्जत थी। जो इनके दादाजी थे बजरंग बहादुर सिंह, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो इनका खानदान था, इनका खानदान भी काफी ठीक ठाक और अच्छा खानदान था और ये काफी छोटी उम्र से ही राजनीति में इन्होंने कदम रख दिया था। 1993 में इन्होंने चुनाव लड़ा और ये पहली बार कुंडा से 1993 में ही एमएलए बन गए। तो दोस्तों आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि 1993 से लेके अब तक ये कुंडा से हर बार चुनाव जीते हैं और हर बार वहीं से ही एमएलए बने हैं। और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं कि वहां पे उनका इतना दबदबा है कि उनके खिलाफ कोई जल्दी खड़ा भी नहीं होता। एक बात और सुनने में आती है कि यूपी सरकार की जो सीमाएं हैं वो कुंडा के बाहर तक हैं और कुंडा के अंदर इनका राज चलता है। दोस्तों इनके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज हैं और कई सारे मर्डर केस चल रहे हैं और भी दूसरे केस इन पर चल रहे हैं, लेकिन ये अभी तक जेल नहीं गए हैं। तो दोस्तों यूपी में तो ऐसे बहुत सारे बाहुबली नेता हैं, जैसे अमरमणि त्रिपाठी, हरिशंकर तिवारी, विकास दुबे, इनके बारे में आपने सुना ही होगा, जिनका एनकाउंटर हुआ। तो दोस्तों ऐसे करके यूपी में तो बहुत सारे बाहुबली नेता हैं, लेकिन पहले के टाइम में थोड़े ज्यादा थे, बट अब धीरे धीरे करके बाहुबली नेताओं की संख्या कम हो गई है। बहुत सारे लोग जेल में है, बहुत सारे लोग का एनकाउंटर हो गया है, तो अब थोड़ा यूपी में क्राइम रेट कम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।